बात कर रहा हूं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, ठीक है, ज्वालामुखी। तो कई सारी बातें ज्वालामुखी में होनी है। ज्वालामुखी में एक बात करनी है कि ज्वालामुखी क्या होता है, इसके बाद ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, निकलने वाले पदार्थ, ठीक है। एक बात करनी है हमें ज्वालामुखी के प्रकार, एक बात करनी है हमें ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं उस पर हमें बात करनी है। ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, उस पर बात हमें करनी है। और एक बात हमें करनी है ज्वालामुखी के वितरण पर, ज्वालामुखी का वितरण, वितरण एवं प्रमुख ज्वालामुखी। प्रमुख ज्वालामुखी, इतनी चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। क्या है, निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, और एक ज्वालामुखी का वितरण एवं प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है, इस पर बात करनी है हमें। तो इसमें पहला है कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो कई सारे लोगों ने व्याख्या करी है ज्वालामुखी की, लेकिन रियल में हमें तो ज्वालामुखी का संधि विच्छेद करते हैं तो ये समझ में आता है कि ज्वाला प्लस मुखी, यानी ऐसा मुख जिससे ज्वाला बाहर आए उसे ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन रियल में परिभाषा ये नहीं है। ज्वालामुखी रियल में एक क्रिया है, और ऐसी एक क्रिया जिसमें पृथ्वी के अंदर का गर्म एवं तप्त लावा एक छिद्र के माध्यम से या दरार के माध्यम से सतह पर प्रकट होता है, इस संपूर्ण क्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखी का मतलब केवल इससे नहीं है, केवल ये ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी एक क्रिया है, और एक ऐसी क्रिया जिसमें पृथ्वी के अंदर का गर्म एवं तप्त लावा एक छिद्र के माध्यम से या एक दरार के माध्यम से सतह पर प्रकट होता है। इस समस्त प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं या वोल्केनो कहते हैं। बात आ रही है समझ में। अब मेन बात आती है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ ठोस भी होते हैं, गैस भी होते हैं, ठीक है, और द्रव भी होते हैं। यानी तीनों प्रकार के पदार्थ जो है वो आपके निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस के बारे में। तो ज्वालामुखी से बड़े पैमाने पर गैस निकलती है, और यहां तक मैं आपसे बता दूं जो गैसें निकलती हैं उसमें 60 से 90% जो होती है वो जलवाष्प होती है। यानी सबसे ज्यादा निकलती है जलवाष्प, वाटर वेपन, जलवाष्प होती है। जलवाष्प कहां से आती है, जब नीचे लावा आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है पृथ्वी के अंदर ऊपर वाले भाग में पानी हो, जब नीचे से आएगा तो पूरा पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, और उसके बाद वो लावा के साथ बाहर आएगा तो जलवाष्प हवा में उड़ेगी। इसलिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि बारिश पड़ती रहती है 2, 4, 5, 10, 15 दिन तक। वो बारिश पड़ने का मेन कारण जो रहता है वो ये रहता है कि जलवाष्प जो निकली वो ऊपर उठेगी, वो ठंडी होगी, संघनन होगा, बादल बनेंगे और बारिश पड़ेगी। तो गैसों में सबसे ज्यादा निकलती है जलवाष्प, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है, और इसके अलावा CO2 भी निकलती है। यानी ये सब गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है, सब प्रकार की गैसें, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है। ये दुनिया भर की गैसें जो है वो निकलती हैं। अगर हम द्रव की बात करें कि द्रव में क्या निकलता है, तो द्रव में हम बात करते हैं जी लावा, मैग्मा कह दो या लावा कह दो। मैग्मा या लावा बात एक ही है। अगर पृथ्वी के अंदर चट्टानें पिघली हुई हैं तो मैग्मा बोलते हैं,
और मैग्मा सतह पर आ जाता है बाहर और सतह पर आकर के बहता है, तब उसे बोलते हैं हम लोग लावा। ठीक है, एक बात मैं पहले बता चुका हूं कि मैग्मा और लावा जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय, अम्लीय होता है वो जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और दूसरा होता है क्षारीय जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। यानी जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा हुई वो अम्लीय है और जिसमें सिलिका की मात्रा कम हुई वो क्षारीय है। तो सामान्य तौर पर लावा अम्लीय भी होता है और लावा क्षारीय भी होता है, और लावा के जमने से बनने वाली चट्टानों को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, या इन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक। इन्हें इग्नियस रॉक कहते हैं या इन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया कि गैसें भी निकलती हैं और द्रव भी निकलता है। अब बात आती है ठोस की। जब नीचे से लावा निकल करके आता है तो लावा ठंडा भी होता है, जिससे कि लावे से कुछ ठोस कण बन जाते हैं, यानी कुछ चट्टानी टुकड़े बन जाते हैं। कुछ चट्टानी टुकड़े तो इतने होते हैं जितने मटर का दाना होता है। ऐसे टुकड़ों को कहा जाता है लेपली, यानी जो मटर के दाने की बराबर होते हैं उन्हें लेपली कहा जाता है। कुछ मटर के दाने से लेकर के कुछ फुट तक होते हैं, यानी 1 फुट इतने बड़े होते हैं, इन्हें टफ कहा जाता है, टफ। और कुछ इतने होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं बॉम्ब, उन्हें बॉम्ब कहा जाता है, या बम भी कह देते हैं। ठीक है, बॉम्ब या बम। तो सामान्य तौर पर जो बहुत छोटे होते हैं मटर के दाने की बराबर उन्हें लेपली कहते हैं। जो मटर के दाने से लेकर के 1 फुट तक के बड़े होते हैं उन्हें टफ कहते हैं, और कुछ जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है बॉम्ब, उन्हें बॉम्ब कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं आपके ठोस पदार्थ निकलने वाले जो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनते हैं। ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के ऐसे बनते हैं, ये ऐसे। ये थोड़े नुकीले होते हैं, इनमें नोक होती है, ऐसे ये नुकीले होते हैं, इस तरीके से नुकीले होते हैं, और इनको कहा जाता है ब्रूसिया, इनको कहते हैं ब्रूसिया। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी टुकड़े वगैरह होते हैं ना, चट्टानी टुकड़े, इन सबको ही कहते हैं पाइरोक्लास्ट, पाइरोक्लास्ट कहते हैं इन्हें, पाइरोक्लास्ट। यानी कहने का मतलब है कि ज्वालामुखी से जो ठोस चट्टानी टुकड़े निकलते हैं, ठीक है, उन सबको कहते हैं पाइरोक्लास्ट, उन्हें कहते हैं पाइरोक्लास्ट। पाइरोक्लास्ट में कई सारे टाइप होते हैं। जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें लेपली कहते हैं, जो 1 मटर के दाने से लेकर फुट तक के आकार के होते हैं उन्हें टफ कहते हैं, और जो 1 फुट से भी ज़्यादा बड़े होते हैं उन्हें बॉम्ब कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कई प्रकार के नुकीले टुकड़ों से मिलकर के बनते हैं, संकुचित होकर के, उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रूसिया कहा जाता है। और समस्त चट्टानी टुकड़ों को क्या कहते हैं, पाइरोक्लास्ट। इसमें धूलीय कण भी शामिल होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो पदार्थ आपके तीनों कैटेगरी में होते हैं, गैस भी, द्रव भी और ठोस भी। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपसे, कौन से पदार्थ कैसे निकलते हैं, क्या होता है, जहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा। ठीक है, साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, नोट हो गया ना? ठीक है, तो क्या है, ये हो गया, निकलने वाले पदार्थ जो था वो हो गया। अगला है ज्वालामुखी के प्रकार। देखो सामान्य तौर पर जो ज्वालामुखी होते हैं, मतलब ज्वालामुखी के अगर टाइप की बात करें तो ज्वालामुखी को आप कई आधारों पर बांट सकते हो। सामान्य तौर पर ज्वालामुखी के प्रकार, सामान्य तौर पर ज्वालामुखी को डिवाइड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लावे के या मैग्मा की अवधि के आधार पर, या उद्भेदन की अवधि लिखते हैं हम सीधा, उद्भेदन की अवधि के आधार पर, उद्भेदन की अवधि के आधार पर पहला हुआ उद्भेदन की अवधि के आधार पर, और दूसरा ये हुआ आपका उद्भेदन की, उद्भेदन समझ रहे हैं? उद्भेदन मतलब होता है विस्फोट, जो निकल रहा हो, जो घटना घटित होती है उसे उद्भेदन बोलते हैं। लावे का बाहर आना उद्भेदन कहलाता है।
दूसरा है उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर। उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर। पहला है उद्भेदन की, आज वाली क्लास जो है मैं यूट्यूब पे डलवा दूंगा, अगर आप जाओ तो एक बार दोबारा देख लेना, उसको नोट कर लेना जिन्होंने क्लास में नोट नहीं करा है, ठीक है। कोई मतलब है नहीं, अब जैसे तुम पेपर पे ऐसे फाड़ के इस पे लिख लोगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ये पेपर है खाली, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर से कहा, अगर आपको क्लास करनी है तो आपके पास एक पैड होना चाहिए या एक रजिस्टर होना चाहिए। पैड हो, उसमें पेपर हो, आप जो लिख रहे हैं वो उसके साथ अटैच हो। अब लिखोगे बैठ करके यहाँ, ये पेपर फिर ऐसे ही रखा जाएगा, कहीं बीच में रख लोगे कॉपी के, क्या ही मतलब है इसका। एग्जाम के समय क्या है, कुछ नहीं। तो उद्भेदन की अवधि के आधार पर और उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर। उद्भेदन की अवधि के आधार पर मतलब क्या है, उद्भेदन की अवधि के आधार पर लावा कितने समय में निकल रहा है, कितनी कितनी अवधि में उसका उद्भेदन हो रहा है। इस आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, इन्हीं सुसुप्त कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, और एक होते हैं मृत ज्वालामुखी यानी इन्हें डेड वोल्केनो कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं, जिनसे कंटिन्यू लावा निकलता रहता है, यानी लगातार विस्फोट होते हैं, उनमें लगातार विस्फोट, इन्हें बोलते हैं हम लोग सक्रिय। प्रसुप्त कौन से होते हैं, कभी कभी विस्फोट। और मृत कौन से होते हैं, कभी नहीं, यानी अब उनसे विस्फोट कभी नहीं होना है, वो होते हैं मृत ज्वालामुखी, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं कई सारे, जैसे एक्टिव का तो एक भारत में ही एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, वैरन, ये इंडिया में ही है, भारत में ही, ये सक्रिय है। एक आपने नाम सुना होगा स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली का नाम, ये कहां पर है, ये है इटली में। हर 15 मिनट में इससे लावा बाहर आता है, स्ट्रोम्बोली जो इटली में है। ऐसे ही एटना, वो भी इटली का है, माउंट एटना, वो भी इटली का है, माउंट एटना, इसमें विस्फोट होता रहता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, वो भी एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, यहां ऊपर लिख देता हूं सक्रिय के एग्जाम्पल में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, ये भी आपका कैसा है, एक्टिव वोल्केनो है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऐसे कई सारे ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव एक तो ये है स्ट्रोम्बोली, और ये बार बार जलता रहता है अनार की तरह, जैसे अनार बार बार जल रहा हो, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बात समझ रहे कह रहे हैं, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ का मतलब समझ रहे हो, ऐसे लगता है ऐसे ही कोई स्तंभ बन रहा हो भूमध्य सागर में से निकल करके, तो ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को, इसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो वैरन हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया, एटना हो गया, ठीक है, कोटोपैक्सी हो गया, ये सब जितने ज्वालामुखी हैं वो सब एक्टिव वोल्केनो हैं, वो सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दूसरे होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे विस्फोट हो गया, अब नहीं पता 2-4 साल 5 साल में कब होगा, 10 साल हो सकते हैं, 15 साल हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये सबसे घातक होते हैं क्योंकि एक तो इनका पता नहीं होता विस्फोट कब होगा। अब स्ट्रोम्बोली का पता है कि रोज शाम को होगा, उससे तो वहां कोई जाएगा नहीं। प्रसुप्त वाले में क्या है कि पता ही नहीं है, 50 साल से विस्फोट नहीं हुआ तो क्या आज ही थोड़ी हो जाएगा। तो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं उस जगह को, कुछ ना कुछ करने लगते हैं, और फिर कभी अचानक हलचल होगी और अचानक विस्फोट होगा,
तो वो फिर नुकसानदायक हो जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी थोड़े घातक होते हैं। अगर प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल आपको मिलता है इक्वाडोर का, वो सॉरी क्राकाटोआ। नाम सुना है क्राकाटोआ का? कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया। ऐसे ही जो नारकोंदम है इंडिया का, उसे कुछ लोग कहते हैं कि वो डेड हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसे प्रसुप्त की ज्वालामुखी में रखते हैं। ठीक है, जो अंडमान निकोबार पर है नारकोंदम, उसको भी जो है अभी किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रसुप्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे ही जापान का है एक फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, इसे भी किस श्रेणी में रखा जाता है? आपका प्रसुप्त की श्रेणी में रखा जाता है। अभी इनसे उम्मीद है कुछ % की इनमें विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं आपके, क्राकाटोआ हो गया, नारकोंदम हो गया, फ्यूजियामा हो गया, ये सब कैसे हैं? आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये डॉर्मेंट वोल्केनो हैं जिनसे कभी कभी लावा बाहर आता है, कभी कभी इनमें विस्फोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मृत ज्वालामुखी, यानी जिसे बोलते हैं हम डेड वोल्केनो। इससे कभी विस्फोट नहीं होगा। अब जो होने थे वो पहले हो गए, अभी कोई इससे विस्फोट ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे वोल्केनो के सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किलीमंजारो। किलीमंजारो जो कि किधर है? तंजानिया। ये डेड वोल्केनो है। ऐसे ही एक नाम है देवबंद, ऐसे ही एक नाम है कोह सुल्तान। ये दोनों कहां पर हैं? देवबंद और कोह सुल्तान, ये दोनों ईरान में हैं। तो ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान, देवबंद और कोह सुल्तान, कोह सुल्तान लिख लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, देवबंद है और कोह सुल्तान है ईरान के, ये दोनों भी आपके मृत हैं। एक है एकांकागुआ। एकांकागुआ ये है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। लिखने के लिए आप चिली लिख लो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है एकांकागुआ। ये भी एक तरीके का कैसा है? डेड वोल्केनो है, एक मृत ज्वालामुखी है। यानी किलीमंजारो, देवबंद, कोह सुल्तान, एकांकागुआ, ये सब कैसे वोल्केनो हैं? आपके मृत वोल्केनो हैं, मृत ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो एक तो ये क्लासिफिकेशन महत्वपूर्ण है, ये जो विभाजन है ज्वालामुखी का। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लिया क्या? हो गए नोट? ठीक है, इसके बाद है उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर। उद्भेदन की प्रकृति का मतलब कैसा है कि जो उद्भेदन हो रहा है वो किसी केंद्र के माध्यम से हो रहा है या फिर किसी दरार के माध्यम से हो रहा है। तो उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये नोट हो गया हो तो इसको मैं साफ कर दूं। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो फिर से मैंने कहा मैं यूट्यूब पे डाल देना आज की ये वाली क्लास, तो वहाँ से आप देख के लिख लेना। ठीक है, एक बढ़िया सा वोल्केनो पे पूरा डायग्राम बना के पेपर लगा लेना और पेपर पीछे लगा लेना। इसके 2 पेपर में पूरा कवर हो जाएगा। थ्योरी नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में मिलेगी थ्योरी, वहाँ से पढ़ लेना, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, यूट्यूब पे डाल के फिर टेलीग्राम पे डाल देना। थंबनेल बना लिया करो यार उस बंदे की तरह, अमन की तरह। तुम यार बना के दे दिया करो थंबनेल, जानबूझ के नहीं देते हो। चलिए, ये समझ में आया? चलिए, अब है उद्भेदन के प्रकृति के आधार पर।
देखो, उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्भेदन का मतलब होता है आपका कि एक केंद्र के माध्यम से ज्वालामुखी, मतलब जो लावा है वो बाहर आ रहा है एक केंद्र के माध्यम से। दूसरे होते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन का मतलब है ऐसे दरार पड़ी और उस दरार से लावा बाहर आया, है तो ये भी ज्वालामुखी। तो दरार पड़ी और दरार से लावा बाहर आए, तो ऐसे ज्वालामुखी को बोलते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। और किसी केंद्र के माध्यम से उद्भेदन हो उसे बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक जितने ज्वालामुखी थे वो सब केंद्रीय उद्भेदन वाले थे। यानी जितने भी ज्वालामुखी आपने पढ़े हैं वो सब केंद्र के माध्यम से उनमें विस्फोट हुआ है। बात समझ रहे हैं? जो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं वो ज्यादा घातक नहीं होते क्योंकि इनसे कोई विस्फोट नहीं होगा। इनसे तो आराम से ऐसे हल्का हल्का लावा बाहर निकलेगा और बाहर की ओर फैलता चला जाएगा। सामान्य तौर पर इन वाले उद्भेदन से जो निर्माण होता है वो होता है पठार का। यानी इनसे दरारी उद्भेदन से जो चीजें बनती हैं वो बनती हैं आपकी पठार जैसी, लावा निकलेगा और पठार बनेगा। इनसे क्या बनता है? इनसे बनता है पर्वत और इनसे बनते हैं पठार। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपसे कहूं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो बना है ना वो इससे बना है दरारी उद्भेदन से। दक्षिण भारत में जो पठार है वो इससे बना है। ऐसे नाम आपने सुना होगा कोलंबिया का पठार, नाम सुना है? कोलंबिया का पठार वो भी इससे बना है। और यहां तक मैं आपको बता दूं ब्राजील का पठार वो तक इससे बना है। ब्राजील का पठार। आपने ड्रेकन्सबर्ग का नाम सुना होगा, सुना है? कहां है ड्रेकन्सबर्ग? ड्रेकन्सबर्ग श्रेणी है, पठारी भूमि है, उसे पहाड़ी बोलते हैं, पर्वत श्रेणी। कहां पर है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी का निर्माण भी जो हुआ है वो भी दरारी उद्भेदन से हुआ है। तो दरारी उद्भेदन में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह जो है उसमें कोई दरार पड़ी और वहां से लावा बाहर आया और लावा फैल गया, इसे बोलते हैं हम लोग दरारी उद्भेदन। तो सामान्यतः जो दरारी उद्भेदन होता है आपका, इससे बनते हैं पठार, जिसमें इंपोर्टेंट है दक्कन का पठार, जिसमें इंपोर्टेंट है कोलंबिया का पठार, जिसमें इंपोर्टेंट है ब्राजील। अच्छा, ये कोलंबिया का पठार कहां पर है पता है आपको? कनाडा और यूएसए। ठीक है, दोनों ही लिखूं बेहतर रहेगा, यूएसए और कनाडा। ठीक है, ब्राजील का पठार ब्राजील में है, ड्रेकन्सबर्ग का पठार साउथ अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में। ये मैंने मैपिंग पढ़ाई थी, वहां पर मैंने डिस्कस किया भी था आपसे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सब चीजें दरारी उद्भेदन वाले से बनी है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ, बताइए दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो कैसा होगा, गाढ़ा या पतला? यार दरार से जो लावा निकलेगा वो पतला ही तो निकलेगा, उसमें सिलिका ज्यादा होगी या कम होगी? तो क्षारीय होगा या अम्लीय? क्षारीय होगा, क्योंकि क्षारीय ही पतला होता है। क्षारीय लावा से जमने से जो चट्टान बनती है वो बनती है बेसाल्ट। तो पठार किस चीज के बने होते हैं? ज्यादातर बेसाल्ट के बने हुए होते हैं। और बेसाल्ट से जो मिट्टी बनती है वो बनती है काली। तो जहां जहां पठार होंगे वहां चांस है कि वहां पर मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी होगी। तो दक्कन ट्रैप में जो मिट्टी है वो काली है, उसका बड़ा कारण है क्योंकि वो क्षारीय लावा से बनी है, यानी वो बेसाल्ट चट्टान से बनी है। आई बात समझ में? इतनी बातें जो मैंने बताई है। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी ये ही सब हमें पढ़ने हैं, मैं जितने बताऊंगा वो ज्वालामुखी वो सब कौन से हैं? केंद्रीय उद्भेदन वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे ज्वालामुखी प्रकार की। ज्वालामुखी को बांटने के दो तरीके हैं, एक है उद्भेदन की अवधि के आधार पर, एक है उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर। अवधि के आधार पर तीन प्रकार हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक डेड वोल्केनो। और उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय उद्भेदन वाले जो एक छिद्र के माध्यम से लावा बाहर आता है, और दूसरा दरारी उद्भेदन वाले।
दरारी उद्भेदन से बहुत सारी चीजें बन रखी हैं हमारी पृथ्वी पर, वो सब ये हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या था वो क्लियर हो गया, निकलने वाले पदार्थ क्लियर हो गए, ज्वालामुखी के प्रकार क्लियर हो गए। अब बात हम करेंगे ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, यानी ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, स्थलाकृतियां। एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो स्थलाकृतियों से आते हैं। या तो पूछेगा वोल्केनो कहां पर है, और या पूछेगा स्थलाकृतियां। लावा के जमने से जो कुछ बनता है उन्हें स्थलाकृति कहते हैं। स्थलाकृति दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। यानी स्थलाकृति दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक स्थलाकृति और एक होती है बाह्य स्थलाकृति। आंतरिक स्थलाकृति का मतलब सतह के नीचे जो कुछ बन रहा है। बाह्य स्थलाकृति का मतलब है सतह के ऊपर, यानी बाह्य का मतलब है सतह के ऊपर, और आंतरिक का मतलब है सतह के नीचे। सतह के नीचे जो कुछ बन रहा है उसे हम बोलेंगे क्या? आंतरिक स्थलाकृति। और सतह के ऊपर जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? बाह्य स्थलाकृति। अब आंतरिक स्थलाकृति जो होती है, आंतरिक स्थलाकृति जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हो आप? ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया ऐसे, यानी इस तरीके से, ऐसे। ये हुई ऊर्ध्वाधर और ये हुई क्षैतिज। जब लावा पृथ्वी के अंदर ऐसे जमे तो उसे बोलते हैं क्षैतिज स्थलाकृति, आंतरिक क्षैतिज स्थलाकृति। और जब लावा ऐसे जमे ऐसे करके तो उसे बोलेंगे हम लोग आंतरिक ऊर्ध्वाधर स्थलाकृति। यानी इंटरनल वर्टिकल जो स्थलाकृति बन रही हैं वो हुई इस तरीके से, और एक हुई आपकी जो आंतरिक रूप से बनेंगी लेकिन वो क्षैतिज बनेंगी, यानी हॉरिजॉन्टल बनेंगी। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के द्वारा, आंतरिक स्थलाकृति कैसे कैसे कौन कौन सी बनती है, सब बताता हूँ, समझ लो। पहले ये नाम लिख देता हूँ पहले। क्षैतिज में जो जो बनती है उसमें बनती है, एक तो बनती है लोकोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, ऊर्ध्वाधर में बनती है बैथोलिथ, और एक बनती है डाइक, मैंने इधर गलत लिख दिया, डाइक नहीं, इधर लिखेंगे हम सिल, लोपोलिथ, और इधर लिखेंगे डाइक। यानी पहली है लोकोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, लोपोलिथ, वैतोलिथ, डाइक। ये सब स्थलाकृति कैसी हैं? ये हैं आंतरिक, ये आंतरिक स्थलाकृति है। पहले मैं बात जो कर रहा हूं वो आंतरिक स्थलाकृतियों पे ही बात करूंगा। लोकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, लोपोलिथ, वैथोलिथ और डाइक। ठीक है, कैसे बनती है, क्या है सिस्टम, इसको एक बार देख लो। ये जैसे ये मान लो ये चट्टान है, ये ऐसे करके ये पृथ्वी के अंदर अरे यार देखो समझ में आ जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, एक बार समझ लोगे तो याद हो जाएंगी।
ठीक है, यहाँ से ये सतह ऐसे और ये, अब देखो पृथ्वी के अंदर कहीं लावा है, पृथ्वी के अंदर कहीं लावा है इस तरीके से, ये पृथ्वी के अंदर यहाँ पर ये ऐसे करके लावा है, और ये लावा कंटिन्यू ऊपर की ओर आने का जोर लगा रहा है, यानी इतनी ज़्यादा वाष्प है, गैसें हैं कि ये बहुत ज़्यादा वो ऊपर की ओर आने का प्रयास कर रहा है। तो सामान्य तौर पर क्या होगा, ये लावा एक नलिका के माध्यम से काटता हुआ धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ आएगा ऐसे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना एक दिन में ऊपर आ जाए, ऐसे नहीं होगा, वो धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा चट्टान को गलाएगा गलाएगा गलाएगा, और गला के यहाँ पर आकर के ऐसे, पहले जब ये ऊपर आएगा तो सतह ऊपर उठेगी, पहले से उठी हुई थोड़ी है, वो इससे ऊपर उठी है, और ऐसे करके आएगा और यहाँ पर इस तरीके से पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अंदर प्रेशर बनता जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि ये यहाँ से तेजी के साथ विस्फोट करता हुआ और ये बाहर की ओर आ जाएगा। लेकिन इस बीच ये लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कई बार ऐसे हो सकता है कि ये लावा यहाँ से आए, ये इस साइड चला जाए, ऐसे ऐसे करके, इस साइड भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता है, और ऐसे जाके और यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे इकट्ठा हो जाए, ऐसे करके। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये लावा यहाँ से ऐसे आए और ऐसे करके इधर से निकल के काट के ऐसे इकट्ठा हो जाए। ठीक है, गुंबद की तरह ऐसे बन। हो सकता है कि ये लावा ऐसे करके इधर से ऐसे काटे, ऐसे, यहाँ से ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कि ये लावा ऐसे करके ऐसे जमा हो जाए, ऐसे करके ऐसे जमा हो जाए। हो सकता है कि ये लावा यहां से निकल के सीधी एक पट्टी के रूप में ऐसे आ जाए। कैसे ही हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये लावा यहां से ऐसे करके ऐसे नीचे भी आ जाए, ऐसे डंडे के रूप में, ऐसे ऐसे डंडे के रूप में ऐसे। तो सामान्य तौर पे इन्हीं को अलग अलग नाम से जानते हैं। इन संरचनाओं को हम आंतरिक संरचना कहते हैं। देखो, जब लावे का जमाव ऐसे हो ऊर्ध्वाधर, यानी यहां पर ऐसे गुंबदनुमा संरचना है और नीचे उसकी जो सतह है वो पाताल में कहीं है नीचे, ये वर्टिकल हो गया ना, तो इस वाली संरचना को हम बोलते हैं बैथोलिथ। इसे कहते हैं वैथोलिथ, कहते हैं वैथोलिथ। खास बात क्या होती है, गुंबदाकार होती है, गुंबदाकार, ये एक पहली खास बात है। दूसरी बात है कि जड़ जो होगी इसकी वो कहाँ होगी, पाताल में होगी, ये ऐसे। और जमाव जो होगा वो कैसा होगा आपका, वो वर्टिकल होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि सेम गुंबदाकार हो लेकिन जड़ ना हो, इसे बोलते हैं लोकोलिथ। इसे बोलते हैं लोकोलिथ, लोकोलिथ, लोकोलिथ कहते हैं इसको। लोकोलिथ की खास बात क्या होती है, यह भी गुंबदाकार होता है, गुंबदाकार होगा लेकिन जड़ नहीं होगी, यानी क्षैतिज होगा। क्षैतिज वो होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज, ये हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे करके, ठीक है। कई बार सेम ऐसा होता है कि जैसे लोकोलिथ बनता है वैसे उल्टा तस्तरी नुमा ऐसे वो ये वाला बन जाता है, इसे बोलते हैं लोपोलिथ, लोपोलिथ। खास बात क्या है,
ये तस्तरीनुमा होता है, तस्तरीनुमा। तस्तरीनुमा का मतलब हो गया जैसे होते हैं ना कोई चीज ऐसे ऐसे करके कटोरी की तरह, वैसे। तो एक हो गया लोकोलिथ, एक हो गया लोपोलिथ, एक हो गया वैथोलिथ। कई बार क्या होता है कि ऐसे करके ना लहर बन जाते हैं, लहरें। लोकोलिथ बन गया, लोपोलिथ बन गया, लोकोलिथ बन गया, लोपोलिथ बन गया। इसे बोलते हैं फैकोलिथ, इसे बोलते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ की खास बात है लहरदार, ये लहरदार बनता है तो उसे बोलते हैं फेकोलिथ। ये है फेकोलिथ, ठीक है, फेकोलिथ। कई बार होता है ऐसे करके बन जाता है, जैसे सिल होती है ना, सिल, सिल होती है ऐसे सीधी सिल होती है। कई बार ऐसे क्षैतिज बनता है तो इसे सिल कहते हैं, सिल। कई बार ऐसे डंडे के रूप में बनता है, जैसे ये एक डंडा दिखाई दे रहा है आपको, ये, इसे कहते हैं डाइक। डाइक माने डंडा ही होता है, पता है बात। ये सिल, ये डाइक। ये भी डाइक होगा, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी डाइक होगा, इसे भी डाइक कहेंगे ना। ये भी ऐसे सीधा, यानी जब ऐसे जमाव हो उसे डाइक कहते हैं, जब ऐसे जमाव हो उसे सिल कहते हैं, जब ऐसे जमाव हो उसे वैथोलिथ कहते हैं, इसे लोकोलिथ कहते हैं, उसे लोपोलिथ कहते हैं, इसे फैकोलिथ कहते हैं। ये हैं पृथ्वी के द्वारा, वो सॉरी, लावे के द्वारा बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियाँ। ये लिखने के लिए आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी में भी आ सकता है, यूपी पीसीएस में भी आ सकता है मेंस में, ये उत्तराखंड पीसीएस में भी आ सकता है मेंस में, ठीक है, कि ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियों पर चर्चा करें। दूसरी बात, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, यहाँ तक कि लूसेंट में भी इसको समझा रखा है, इस कॉन्सेप्ट को बस लिख रखा है उसके बारे में। वैसे समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है। वैथोलिथ मतलब समझ जाओ, गुंबदाकार लेकिन जड़ कहाँ हो, नीचे। सेम वैसे ही लेकिन जड़ ना हो तो वो होता है लोकोलिथ, ठीक है, लोकोलिथ होता है वो। हाँ, देखो आपके नोट्स में लिख रहे होंगे, ये स्थलाकृतियाँ आपके नोट्स में है लिखी हुई, आप इनको एक बार पढ़ लो। इससे आगे ज्वालामुखी लंबा टॉपिक